हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल कवरेज ऑन यूनियन बजट 2025। ये है आपका बजट प्रेजेंटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमको बजट से हैं, चाहे वो की पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात हो, प्रायोरिटीज़ की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या कंजम्पशन बूस्ट जो इस समय बहुत ही हॉट टॉपिक है। बाजारों में बहुत कुछ नॉइज सुनने को मिल रहा है इस समय, लेकिन बजट से हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर देवेंद्र चौकसी। ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर एट DR Choksey Investment Managers. Welcome to the show, Mr. Choksey, and thank you so much for taking our time. Thank you so much, Geetu. देवेंद्र सर, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डीरेल हो चुकी है, रिवाइज डाउन हो चुकी है, और अगर हम देखें तो कंजम्पशन को लेके बहुत सारी चिंताएं बाजार में है, और ये माना जा रहा है कि इस बार वित्त मंत्री के पास ये मौका है अपनी इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने का और कंजम्पशन बूस्ट करने का, और आम जो लोग हैं उनके हाथ में और पैसा देने का। इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं और की 3 फोकस एरियाज जो लगता है आपको कि इस बजट में एड्रेस होंगे? बिल्कुल, थैंक यू गीतू। मैं ऐसा मानता हूँ कि 12 महीने में तीसरा बजट प्रेजेंट होने जा रहा है जी। इन बिटवीन जुलाई महीने में एक बजट प्रेजेंट हुआ था लास्ट फरवरी के बाद। सो इन 12 मंथ्स आई थिंक वी विल बी हैविंग द थर्ड बजट गेटिंग प्रेजेंटेड। ज्यादातर उम्मीद यही बनती है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। आप जो इनिशिएटिव लिए हैं उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसके ऊपर ज्यादातर फोकस करें। ज्यादातर कोई नए बदलाव की जरूरत यहाँ पे नहीं दिख रही है हमें। एट द सेम टाइम डेफिनेटली जो एक टारगेट रखा है कि फिस्कल डेफिसिट मीट करनी है, टारगेट रखा है करंट अकाउंट डेफिसिट मीट करनी है, टारगेट रखा है एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो ये चीज के ऊपर ज्यादा फोकस डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने की बात करें तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक तरफ आपका टैक्स के अंदर बढ़ोतरी होना जरूरी बनता है, कैपिटल रिसीट के अंदर जरूरी बनता है बढ़ोतरी होना, और दूसरी तरफ आपके जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर जो बाउंड्री के अंदर आपने सेट किए हैं वो बाउंड्री के अंदर आपको एग्जीक्यूट करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट अगर आप अचीव करते हो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। बोरोइंग रिक्वायरमेंट कम होती है तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर इसकी फेवरेबल इफेक्ट आएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने नहीं पड़ेंगे, एंड एट द सेम टाइम इट विल हेल्प आरबीआई टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो आपने जो उल्लेख किया जिस चीज का, वो चीज बाहर आएगी सामने उभर के। कंज्यूमर के हाथ में एबिलिटी टू स्पेंड विल इंक्रीज मोमेंट आई थिंक यू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड सर्टेनली जैसे जैसे कंज्यूमर की एबिलिटी टू स्पेंड इंक्रीज होती है तो उसके हिसाब से इकोनॉमी में ग्रोथ वापस रिटर्न होके आता है। ग्रोथ रिटर्न होके आता है तो आपके टैक्स कलेक्शन बेहतर होते हैं, और टैक्स कलेक्शन बेहतर होते हैं तो गवर्नमेंट की एबिलिटी टू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो इंप्रूव्स। तो ये पूरी साइकिल है, इस साइकिल को फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं फक्त एक ही चीज के ऊपर फोकस करता हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन के जो आपने टारगेट रखे हैं, फिजिकल डेफिसिट टू करंट अकाउंट डेफिसिट टू द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड आल्सो सम ऑफ द अदर मेजर्स व्हिच हैव टेकन लाइक सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी और ऑनलाइन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स, ये जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो फोकस से शायद आपको जो रिजल्ट पिछले साल में नहीं मिले वो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल प्रोबेबली रिटर्न बैक टू द नॉर्मल लेवल्स। देवेंद्र सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया हाउ डज दिस साइकिल वर्क, लेकिन कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए जो अर्बन कंजम्पशन हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से दिक्कत में आ रही है, जहां रूरल कंजम्पशन थोड़ी इंप्रूव कर रही है, लेकिन अर्बन कंजम्पशन को लेके जो दिक्कत आ रही है, क्या उसके लिए इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स में बदलाव की ज़रूरत है, और कितना संभावित है कि सरकार इस इंटरेस्ट इनकम टैक्स के स्लैब में कटौती करेगी, यानी कि और एग्जेम्पशंस जो है और रिलीफ जो है वो एक कॉमन मैन को पहुंचा सकती है? एब्सोल्युटली, आई थिंक कंज्यूमर के हाथ में पैसा रखने की जरूरत है। अर्बन कंजम्पशन अफेक्ट हुआ है, इसका दूसरा रीजन ये भी है कि आपके ईएमआई की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ज्यादा है, और अर्बन कंज्यूमर की ईएमआई हमेशा ज्यादा रहती है बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस टू स्टे इन द सिटी। तो एक चीज के ऊपर ध्यान रखें कि आप ईएमआई हटाना है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ता है तो इकोनॉमी बढ़ेगी। वो एक सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट इट। अनदर वे आपने जो बताया हिसाब से कि आपकी करीबन आज की तारीख के अंदर 7.5 लाख रुपए की
पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन लिमिट है, और अगर आप 15 लाख की इनकम कमाते हो तो करीबन आप 90,000 रुपये का टैक्स भरते हो ये समय के अंदर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक रोड में फाइनेंस मिनिस्टर को रखना चाहिए कि कैसे 7.5 लाख से बढ़ा के 10 लाख तक लेके जा रहे हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि एक ही साल में आप लेके जाइए, बट अगर आप 10-10% 3 साल के अंदर भी लेके जाते हैं तो करीबन जो 2.5 लाख की लिमिट एग्जम्पशन के लिए बढ़ाते हैं, आप 10 लाख के लेके जाते हैं, तो उसके दो फायदे हो सकते हैं। एक, जो टैक्स पेयर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सिस्टम में आने का। दूसरा, उसको एग्जम्पशन दिखेगा तो डेफिनेटली आई थिंक ही विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू प्लान हिज फ्यूचर स्पेंडिंग, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर बरकरार रहेगा। तो ये विजन देना जरूरी बनता है। हर साल के अंदर आपको लिमिट इंक्रीज करने के लिए बजट में आने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बजट के अंदर आप रोड मैप भी रख दें। आप रोड मैप रख देंगे तो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट विल बी गिविंग लॉट ऑफ क्लैरिटी टू द टैक्स पेयर। दूसरा, जो डायरेक्ट टैक्स कोड है, वो डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर आप नए टैक्स कोड लाना चाहते हो, ये बहुत अच्छा समय है इसके लिए, क्योंकि अगर आप नए टैक्स कोड के अंदर जो हर्डल्स है उसको निकाल के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ध्यान दे, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ न्यू कंप्लायंस, लॉट ऑफ न्यू टैक्सेस into the system, and corporate sector also will feel very happy about that part of it. तो ये दो चीज के ऊपर ज्यादा टैक्सेशन ध्यान रखेंगे। अगर आप कॉर्पोरेट कैप में पैसा ज्यादा रखते हो तो कॉर्पोरेट स्पेंड करना चालू करेगा, तो ऑटोमेटिकली पर कैपिटा उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर इंडिविजुअल कैप में पैसा रखते हो तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर, कंजम्पशन के अंदर ब्रेक मिलेगा। ये दोनों चीज के ऊपर ये साल का बजट का फोकस होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ये जो एक्सपेक्टेशन है वो बेसिक एक्सपेक्टेशन है, उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, और इसकी गुंजाइश भी नहीं है। एफडीआई को लेके काफ़ी चिंताएं हैं, क्योंकि अगर हम दिसंबर के महीने तक देखें FY25 में एफडीआई हैज़ बीन क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, और एफपीआईज की तो हम देख ही रहे हैं कि मार्केट से वो एग्जिट ही कर रहे हैं। क्या इन दोनों इंक्रीजिंग एफडीआई इनटू द कंट्री, फैसिलिटेटिंग एफपीआई इन्वेस्टमेंट कमिंग बैक टू इंडिया, इसके लिए कोई कदम उठा सकती है सरकार? देखिए, बहुत महत्व का मुद्दा है। दोनों एफडीआई और एफपीआई के जो फंड्स है उनको आपको संभाल के कंट्री के अंदर लाना है। करंटली सिचुएशन ये हो रही है कि एफपीआई के फंड्स कंट्री के अंदर जो आते हैं उसका रेगुलेटर सेबी है, एफडीआई के अंदर जो फंड्स कंट्री के अंदर आते हैं उसका रेगुलेटर आरबीआई है। आरबीआई और सेबी को दोनों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। ये जो बहुत समय से एक मांग है कि आपके पास कंट्री के अंदर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक सुपर रेगुलेटर होना चाहिए। सुपर रेगुलेटर आपको आरबीआई को भी मॉनिटर करता है, सेबी को भी मॉनिटर करता है, ईडा को भी मॉनिटर करता है और पीएफआरडीए को भी मॉनिटर करता है। तो ये जो सुपर रेगुलेटर आ जाता है तो उसके अंदर एक चीज पक्की बन के आ जाएगी कि आपकी जो पॉलिसी के अंदर इनकंसिस्टेंसी बनती है वो निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सेबी की सर्टन पॉलिसीज जो है उसके कारण आई थिंक एफपीआई के इन्वेस्टरों ने एग्जिट लिए मार्केट के अंदर से। तो ये प्रक्रिया अल्टीमेटली अफेक्ट कर रही है आरबीआई को भी, बिकॉज आरबीआई को रुपी मैनेज करने के लिए $77 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो खर्च करना पड़ा। अगर ये दोनों मिलजुल के काम करते तो शायद ये प्रोसेस नहीं होता, और ये जो एफपीआई वहां पे निकल चुके हैं वो शायद यहाँ पे नहीं निकलते, कॉन्फिडेंस से रहते मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। मैं मानता हूँ कि उनका दूसरा कंसर्न वैल्यूएशन का था, मैं मानता हूँ उनका दूसरा कंसर्न ट्रेडिंग का था, वो बात मैं समझता हूँ, बट टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक ये चीज को हम लोग काफी हद तक कंट्रोल में ला सकते थे। ये सुझाव बहुत जरूरी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये सुझाव गए हैं, बट फिर भी समाउ द लास्ट 5 साल के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट द सुपर रेगुलेटर फॉर फाइनेंशियल मार्केट। अगर ये नहीं होता है तो अगले सालों के अंदर भी हमें मार्केट और इकोनॉमी के अंदर ऐसे कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन देखने पड़ेंगे जिसकी अनफॉर्चुनेट इम्पैक्ट हमारे फाइनेंस के ऊपर आ सकती है। देवेंद्र सर, एनी टिंकरिंग इन कैपिटल गेन्स? जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रखा है, 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रखा है। आई थिंक वी आर अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, एग्रीड, बट एट द सेम टाइम उसको आप सस्टेन करें। अगर आप देखें तो 2003 के अंदर जब ये वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री कर दिया था। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री करने के बाद उन्होंने फ्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आई थिंक 2017-18 तक रखा। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि 15 साल तक अगर आप कोई भी चीज को एक कंसिस्टेंसी देते हो तो उसका रिजल्ट ये आता है कि टैक्स पेयर को कॉन्फिडेंस बनता है। आपने ऑलरेडी रिसेंटली टैक्स के अंदर बदलाव किया है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर,
आप उसके साथ में ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, अभी उसको अलाउ करिए 10 साल 15 साल तक, कभी उसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आप टैक्स रेट को कंसिस्टेंट रखेंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टर को इकोनॉमी के अंदर आने के लिए एक अच्छी सुविधा मिलेगी। इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करिए। आपको फोकस करना है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ग्लोबल मार्केट में से आता है, उनको वहां भी उनकी मदर कंट्री के अंदर टैक्स इम्पैक्ट नेगेटिव आती है, इसके लिए भी वो माल बेचते हैं इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। तो कैसे आप करस्पॉन्डिंगली वो कंट्री के अंदर आप जाके उसकी टैक्स की एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सेट करके आए, तो एटलीस्ट आई थिंक दोज इन्वेस्टर्स फ्रॉम ग्लोबल मार्केट विल नॉट फाइंड देमसेल्व्स शॉर्ट चेंज इन एनी अदर मार्केट लाइक इंडिया। सो ये चीज के ऊपर आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से एंड गवर्नमेंट के हिसाब से ज्यादा काम करना है, ऐसा मेरा मानना है। रेवंत सर, दो इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना बहुत अहम हो गया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, और फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए भी, जहाँ पे हम China+1 की स्ट्रेटजी की बात करते हैं उस लिए। और दूसरा जो क्षेत्र एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्षेत्र है, जहाँ पे हमको एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना है, क्या इन क्षेत्रों में से कोई ऐसे सेक्टर्स है जो आपको लगता है कि पीएलआई के तहत आ सकते हैं और उनको बेनिफिट मिल सकता है इस बजट में? देखिए, एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि पीएलआई के माध्यम से आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, पर दूसरी रियलिटी ये भी है कि आई थिंक ग्लोबली ऑल अदर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड दे आर इक्वली विजिलेंट अबाउट आई थिंक नॉट गेटिंग एनीथिंग डम्प्ड इनटू देयर कंट्री, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो अगर इसके ऊपर आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, ऐसा मेरा मानना है, फिर भी पीएलआई के माध्यम से नया प्रोडक्शन कंट्री में बनता है, उसकी आपको जरूर मेहनत करनी पड़ेगी, बीट इन द एरिया ऑफ रिन्यूएबल, बीट इन द एरिया ऑफ डेटा सेंटर, बीट इन द एरिया ऑफ कंप्यूटिंग और चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर का जब कारोबार बताते हैं, आई थिंक वो सब चीज के ऊपर आपको फोकस करके पीएलआई स्कीम के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग पे यहाँ पे इंसेंटिवाइज करना जरूरी बनता है। वो बात डेफिनेटली मैं मानता हूँ, एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं, बट ये काम ये जरूर करेगी, ऐसा मान के चलते हैं। अगर 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 आपको इंडस्ट्री को ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा बढ़ावा देना है, तो मैंने जब बताया इस हिसाब से आपकी जो टैक्स पॉलिसी है उसके अंदर आप थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक चेंज लेके आए। आपका जो जीएसटी का है, जीएसटी के अंदर काफी हर्डल्स अभी भी है। जीएसटी हैज बीन फाउंड एज अ वेरी एफिशिएंट टैक्स, बट काफी हद तक उनके कंप्लायंस को जो हर्डल है, वो हर्डल टैक्स पेयर को टाइम एंड अगेन डिसुएट करता है टैक्स पे करने के लिए। एट द सेम टाइम आई थिंक जीएसटी के माध्यम से जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, वो चोरी इसलिए करते हैं कि उसको ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहां पे नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर आप ध्यान ज्यादा दें। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप इकोनॉमी के अंदर टैक्स का ब्यूरोक्रेसी कम करें, जो पहले के टाइम के अंदर हम टैक्स टेररिज्म के नाम यूज करते थे, ये टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक इज हर्डल ऑफ डूइंग बिजनेस इज रिजल्टिंग टू टैक्स टेररिज्म। हर सुबह शाम आप किसी को जीएसटी की नोटिस भेज देते हो और उसके बाद में वो टैक्स पेयर को आप फील्डिंग कराते हो कि आप आपका आके इनोसेंट प्रूव करें। ये सब गलत चीज हो रही है इकोनॉमी के अंदर, उसको हमको संभालना पड़ेगा, उसको अटकाना पड़ेगा। ये अटकता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को कोई ज्यादा सुविधा की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंदर स्किल डेवलपमेंट की जरूरत ज्यादा है, उसको आप रहने दीजिए, स्किल डेवलप वो खुद करेगा। अगर आप उसको तकलीफ देना बंद कर दिए, वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ के अपना काम करेगा। तो ये मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास से, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास से। देवेंद्र सर, एक आखिरी सवाल, क्या आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है पोस्ट बजट इफ द फिस्कल डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड? मेरा ऐसा मानना है रीतू की आरबीआई 2 क्वार्टर बिहाइंड द कर्व चल रही है। अभी तक उनको ऑलरेडी ब्याज के दर घटाने जरूरी थे, उनको घटाने चाहिए थे, क्योंकि आप ब्याज के दर घटाते हो उसकी एक्चुअल इम्पैक्ट इकोनॉमी के अंदर 2 क्वार्टर के बाद आती है। अगर आप फरवरी में ब्याज के दर घटाओगे तो उसकी इम्पैक्ट जुलाई के क्वार्टर में आनी शुरू हो जाएगी, तो आप ऑलरेडी 4 क्वार्टर पीछे हो गए हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि आरबीआई को शायद इकोनॉमी के साथ में कैचअप करना बहुत जरूरी है। अब आरबीआई जो आज की तारीख के अंदर इकोनॉमी के अंदर फ्रंट स्क्रीन में से गाड़ी ड्राइव करने की जगह, उसकी जगह पे वो लोग रियर व्यू में से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ प्रोड्यूस करना है तो ऑल स्टेक होल्डर्स विल हैव टू एक्चुअली अलाइन देयर ऑब्जेक्टिव्स, एंड साथ में काम करना पड़ेगा। अलग अलग काम करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ लाना मुश्किल हो जाएगा। मे बी आई थिंक आरबीआई अंडरस्टैंड्स बेटर देन एनीबॉडी, एनी वन ऑफ अस। मैं ऐसा डेफिनेटली रिस्पेक्ट करता हूँ कि आरबीआई के वहां से आई थिंक जब भी वो लोग डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन अच्छा लेते हैं, बट थोड़ा टाइम के साथ में मैच करें तो डेफिनेटली आई थिंक उनका डिसीजन के अंदर रिजल्ट भी अच्छा आने शुरू हो जाएंगे।
जी, देवेंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंसाइट ऑन व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बजट दिस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी बजट एक्सपेक्टेशन स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।